दरअसल ये वारदात 26 अप्रैल 2019 को दिन दहाड़े हुई थी। इसमें पति के सामने ही पत्नी के साथ वहशी दरिंदों ने विवाहिता के साथ गैंग रेप किया था और दोषियों ने घटना का वीडियो भी बनाया। लेकिन घटना के वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने 2 मई यानी 6 दिन बाद नींद टूटी और थाना गाजी थाने में मामला दर्ज हुआ। मामला दर्ज होने के बाद देश भर में छिड़े सियासी संग्राम के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थाना गाजी गैंगरेप पीड़िता से मिले और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। सरकार के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 16 दिन में कोर्ट में चालान पेश किया। चालान में वारदात के साक्ष्य होने से आज कोर्ट के 4 दोषियों इंद्रजीत, अशोक, छोटेलाल और हंसराज को उम्र कैद की सजा सुनाई। इन चारों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। वीडियो वायरल करने के दोषी मुकेश को 5 साल की सजा मिली। मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज होने के 16 दिन बाद कोर्ट में चालान पेश कर दिया था। इस मामले में नाबालिग भी अपराधी है। उसके खिलाफ अलवर के जुवेनाइल बोर्ड में सुनवाई चल रही है। कोर्ट ने फैसला में कहा कि गैंगरेप की यह वारदात द्रौपदी के चीरहरण जैसी है। इसमें सजा ऐसी होनी चाहिए कि दुष्कर्म की घटनाओं को अमरबेल को काटा जा सके। उम्र कैद 4 दोषियों को उम्र कैद मिली है और उन्हें सजा भी मिली है, आर्थिक दंड भी दिया गया और वो आर्थिक दंड अब पीड़िता को मिलेगा, क्योंकि इसमें लाइफ इम्प्रिजमेंट, सिंपल लाइफ इम्प्रिजमेंट नहीं, रिग्रीजियस यानी कि जो दांडिक है, कठोर कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ उन्हें लाइफ इम्प्रिजमेंट 4 दोषियों को मिली है और जिसमें जितना भी उनसे जो भी दंड है, जो आर्थिक दंड है, वो पीड़िता को दिया जाएगा। अलवर गैंग रेप के आरोपियों को सजा सुनाए जाने पर सीएम अशोक गहलोत ने इस पर त्वरित कार्रवाई का नतीजा बताया है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि इससे साबित होता है कि सरकार किसी तरह का काम कर रही है। डोटासरा ने कहा कि मामला सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सही साक्ष्य कोर्ट के समक्ष पेश कर चालान किया। नतीजा आपके सामने है। सरकार ने एक्शन लेते हुए उन लोगों को गिरफ्तार किया, उनका समय के ऊपर चालान किया और आज फैसला आया है कि उन सब लोगों को सजा हुई है। उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बहुत बवाल मचाया था। हमारा ये कहना है कि घटना कोई घट सकती है, लेकिन सरकार का जो उत्तरदायित्व है, जो दायित्व है, जो फर्ज है, उस घटना के ऊपर तत्काल संज्ञान लेके दोषियों को गिरफ्तार करना और कोर्ट से उसको सजा दिलवाना। उधर बीजेपी के इन मामले पर पहले सरकार को कटघरे में खड़ा किया था, लेकिन अब सजा सुनाए जाने के बाद कोर्ट ने इस फैसले की सराहना की है। बीजेपी मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि कोर्ट में इस निर्णय के उपरांत ऐसी गंदी सोच रखने पर अंकुश लगेगा। उन्होंने कहा कि इस अवधि में पीड़ित पक्ष 1.5 साल तक मानसिक तनाव ग्रस्त रहा, लेकिन अब लगता है राहत मिली है। पहले तो माननीय न्यायालय को मैं धन्यवाद दूंगा कि पीड़ित पक्ष को न्याय मिला है और न्यायालय के इस निर्णय के उपरांत इस तरीके की दूषित मानसिकता रखने वाले लोगों के ऊपर भी इस सोच के ऊपर एक अंकुश लगेगा कि कानून के दायरे के अंदर जिस प्रकार से एक न्यायिक प्रक्रिया चली और न्यायिक प्रक्रिया के उपरांत अपराध करने वाले व्यक्ति को सजा मिली है, तो इस तरीके की पुनरावृत्ति करने से पहले 4 बार वो सोचेंगे। और निश्चित रूप से न्यायालय को मैं इस अवसर के ऊपर बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। पीड़ित पक्ष काफ़ी मानसिक तनाव के दौर से और सामाजिक एक उस दौर से गुजरा है। आज निश्चित रूप से इस निर्णय के उपरांत पीड़ित पक्ष को आज राहत मिली होगी। बहरहाल कोर्ट के फैसले को भले ही मुख्यमंत्री से लेकर राजनेता त्वरित कार्रवाई का नतीजा बता रहे हों, लेकिन सवाल यह भी उठ रहा है, क्या मामला मीडिया के आने और वीडियो वायरल होने के बाद ही सरकार और पुलिस की प्रशासन की नींद टूटती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी।
स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात कर रहे हैं एक ऐसे चर्चित केस की जिसने सबको हिला करके रख दिया, और निश्चित रूप से कोर्ट का भी जो जजमेंट के साथ साथ टिप्पणी जो रही खास रूप से, उसमें कहा गया कि ये केस ऐसा था कि जैसे द्रौपदी के चीरहरण जैसा, निश्चित रूप से। लेकिन चीरहरण केवल इसी केस में हुआ कि उसके बाद भी लगातार हम देश में सियासी चीरहरण भी कर रहे हैं। तो ऐसा ही कुछ मजमून आपने देखा। हम बात कर रहे हैं थानागाजी के उस गैंग रेप कांड की, जिसके जरिए काफी सियासी पारा चढ़ा। राहुल गांधी अलवर के थानागाजी आकर के गए और उसके बाद जो सिलसिला चला। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या हम इससे कोई नजीर पेश कर पाएंगे, हम किसी तरह की कोई नसीहत ले पाएंगे और दे पाएंगे? क्या ट्रायल इतना बड़ा चला और उसके बाद इसे प्रशासन की आंख खुलना कहें कि या ये कहें कि अगर कोई भी पीड़ित पास में जाता है तो उस पीड़ित को सही तरीके से उसके हक के रूप में सुना जाता है? हमने सबक क्या लिया? या मीडिया ट्रायल जितने दिन चलता है, जितनी देर चलता है, आंखें तब तक ही खुली रहती हैं? ये बड़ा सवाल है। तो चलिए इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ विधिवेत्ता AK जैन साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ हैं, राजस्थान राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और भाजपा नेत्री सुमन शर्मा जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस से ज्योति खंडेलवाल जी मेयर हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। मैं सबसे पहले जैन साहब आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, हम ये मान के चलते हैं कि जब कभी आक्रोश कहीं पे भी आता है, आक्रोश को हम जाहिर करते हैं, उसके बाद लगता है कि शायद समाज की कुछ सोच बदल रही होगी, निश्चित रूप से मैसेज कोई ना कोई गया होगा, और ऐसे उठाए गिरे या कहें कि दरिंदे, उनको तो कोई ना कोई सबक मिला ही होगा और हम लोगों को भी कोई सबक मिल रहा होगा। तो ये केस जो था, उसके बाद सोचा तो यही सब कुछ जा रहा था। हमें कुछ बदलाव नजर आ रहा है इसमें कि हाँ, इस केस का, हाँ जी देखिए, इस केस के बारे में ये जरूर है कि ये पहला ऐसा केस होगा, हालांकि इससे पहले भी 3 महीने में जर्मन लेडी के मामले में सजा हुई है, पर ये कानून में परिवर्तन के बाद पहला ऐसा केस हुआ है जिसमें 16 दिन के अंदर चालान पेश हुआ है। चालान इसलिए पेश हुआ है कि उस टाइम मीडिया का दबाव था, सब तरह से दबाव था, इन्वेस्टिगेशन करना पड़ा, और उसके बाद 1.25 साल से कुछ समय के में ट्रायल पूरी हो गई, और उस ट्रायल में जो सजा 376 DB में प्रोवाइड की हुई है कि मरते दम तक वे जेल में रहने की सजा सुनाई गई है, और जो वीडियो वायरल किया उसके लिए भी सजा सुनाई गई है। तो निश्चित रूप से कम पीड़ितों में और जो और लोग हैं उनमें एक बात का विश्वास तो जगा है कि यदि पुलिस सही ढंग से काम करे, यदि प्रोसिक्यूशन सही ढंग से काम करे, तो ऐसी बड़ी बात नहीं है कि हमेशा दरिंदे बच के चल जाएंगे। उनको एग्जेम्पलरी सजा मिलती है और मिलेगी, और विशेष रूप से क्योंकि ज्यादातर जितने भी पीड़ित होते हैं, अधिकांश मामलों में जो पिछड़ा वर्ग है या कमजोर तबका समाज का होता है, उनकी महिलाएं ही इसकी ज्यादातर शिकार होती हैं, और जिनको न्याय भी आसानी से नहीं मिल पाता। अगर इस मामले में ही आप देखें तो इतने बड़े केस में, जबकि कानून ये कहता है कि रेप छेड़छाड़ इसके मामले में पुलिस की ड्यूटी है कि जैसे ही महिला थाने के अंदर आए या जैसे ही उसकी रिपोर्ट कोई दे, तुरंत FIR दर्ज की जाए, और यदि FIR दर्ज नहीं की जाती तो धारा 166A के तहत अपराध है। और ये तो SC/ST का मामला था, इसमें SC/ST की धारा 4 के तहत भी अपराध है। बिल्कुल। परंतु उसके बावजूद भी FIR देर से दर्ज हुई, और ये SP के इंटरवेंशन से 8 दिन बाद FIR दर्ज हुई, और जब मीडिया ने शोर मचाया तब जाके सारी कार्रवाई हुई। प्रश्न ये है कि हर मामले में अगर इतनी ही प्रॉम्प्टनेस रखी जाए, हर मामले में यदि इसी तरीके से अनुसंधान किया जाए, हर मामले में इसी तरीके से अभियोजन किया जाए, तो तब जाकर समाज के जो पीड़ित लोग हैं या पीड़ित महिलाएं हैं वो सामने आने की भी हिम्मत करेंगी और लगाम भी लगेगी। जी श्याम जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। जैन साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि अगर ढंग से कॉग्निजेंस लिया जाए अगर किसी केस में, और उसे सुना जाए, सुनने की भी ड्यूटी है। अधिकारी जो बैठे हैं, डेस्क पे बैठे हैं या थाने में बैठे हैं, उनकी ड्यूटी है। और कोई भी व्यक्ति जो विक्टिम है, उसका राइट है कि वो थाने में जाके अधिकारियों को जाकर के व्यथा या अपने साथ जो घटनाक्रम उससे अवगत कराए। ये केस तो सीधे रखा था। लेकिन एक बात इसमें कहनी पड़ेगी, जिसे अभी जैन साहब ने भी कहा, और ये निश्चित रूप से केस के साथ ही ये झलकता भी है। आप मुझे बताइए कितने केस हैं जो अंदर ही
दफन होकर के रह जाते हैं, कि जिसका मीडिया ट्रायल नहीं हो पाता है, जो पहुंच नहीं पाता है, जिनकी आवाज सुन ही नहीं जाती है। तो बड़ा सवाल तो यह है कि सिर्फ मीडिया ट्रायल पे ही हमारी सारी चीजें टिकी हुई हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा आता है, कोई महिला आती है, कोई बच्ची आती है, कोई पीड़ित परिवार आता है, उसे क्यों नहीं सुना जाता है? बहुत सारे केसेज ऐसे होते हैं कि जिसमें उंगली उठा दी जाती है कि महिला भी तो उसके साथ ऐसे गई थी। एक केस वैशाली नगर जयपुर का भी एक ऐसा ही हुआ, और जिसमें कह दिया गया कि सहमति थी और उसमें घूमने चले गए, जिसको सुसाइड थाने में ही करना पड़ा। कई ऐसे मामले सामने आते हैं। अगर मीडिया ट्रायल किसी का नहीं है तो उम्मीद भी नहीं की जा सकती। तो फिर क्या माने इसे? पहले मीडिया ट्रायल हो, फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो, और उसके बाद में वो सजा की उम्मीद की जाए। सिस्टम ये रहेगा। देखिए योगेंद्र जी, जिस प्रकार का माहौल अभी देखने को मिल रहा है कि सुमन जी अपने साथ बैठी हैं, क्योंकि इन्होंने महिलाओं के साथ काम भी किया और सरकार से लड़े भी। इनके टाइम में इन्होंने बहुत सारी चीजें ऐसी की थी जो कि सरकार नहीं चाहती थी, तो कुछ चीजें उजागर भी की। तो ये बात सही है कि जिस प्रकार का माहौल है, अगर मीडिया ट्रायल हो जाती है तो उस केस को हाइट मिल जाती है। और थाना गाजी वाले मामले में तो देखिए किस प्रकार का मुख्यमंत्री ऊपर राहुल गांधी आ गए, राहुल गांधी ने कहा तो उसको नौकरी भी मिल गई और बाकी सारी चीजें होगी। लेकिन जिस प्रकार की घटना घटी, निश्चित रूप से जो न्यायाधीश ने जो कुछ कहा और कहा है, सारी बातें की है, और जिस तरह से अपराधियों को सजा मिली है, उससे निश्चित रूप से सबक तो जाएगा। आम लोगों के बीच में एक ये तो संदेश जाता है कि गलत काम करेंगे तो उसको कोई ना कोई घटना इस तरह का घटना पड़ेगा। लेकिन जिस प्रकार की घटना घटित हो रही है पूरे प्रदेश में, अब रुक नहीं रहा मामला। अब देखिएगा कि रोजाना सुनने को मिलता है क्या हो गया, क्या नहीं हुआ। अब आपके सामने देखिएगा कि जब अगर राजनीतिक लोग ही उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उसको खोलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। थाना गाजी वाले मामले में भी देखिएगा, जब लोकसभा का चुनाव था तो मामला दब गया था, फिर उसके बाद 8 दिन बाद खुला तो फिर उसके अंदर बहुत सारी चीजें हुई, सारी घटना घटी सही। मतलब लेकिन के अंदर भी हम ये देख करके चलते हैं कि उसमें भी कहीं वोट हमारा प्रभावित नहीं हो जाए, कहीं ये मुद्दा ऐसा ना उछल जाए कि अपोजिशन के हाथ एक बड़ा मुद्दा लग जाए। हमें इस बात की फिक्र होती है, किसी पीड़ित परिवार की उस तकलीफ की फिक्र मुझे लगता है कि ज्यादा होनी चाहिए। ये नाइंसाफी कहें इसे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सरकार कोई हो, राजनीतिक दल कोई भी हो, मैं इस तरह के केसेस में किसी तरह की राजनीतिक रंग पे नहीं जाना चाहता हूँ, ना देखना चाहता हूँ। मुद्दा यही होना चाहिए कि हम इसका सोल्यूशन क्या करें। रेप केसेस, महिलाओं के साथ छेड़छाड़, इस तरह की घटनाएं, ये कोई दावा और वादा नहीं कर सकता है कि हमारी सरकार आने दीजिए बिल्कुल नहीं होगा। ना कोई ताल ठोक के ये कह सकता है कि हमारे वक्त नहीं हो सकता। बड़ी रोचक बात है कि हम ये कहना शुरू करते हैं कि देखिए उनके वक्त ये हुआ। अगर कोई पूछता भी है कि आपके ऐसे वक्त अगर आपकी सरकार नहीं होगा, कि नहीं उनके वक्त ऐसा, ये काउंटर करने की बात नहीं है। और मुझे लगता है कि महिलाओं से जुड़े जो मुद्दे होते हैं, राजनीति, मैं तो नहीं मानता कि इस पर राजनीति होनी चाहिए। ये राजनीतिक दलों को तय करना है कि समाज किस दिशा में जा रहा है, हम किस मोड़ पे आके खड़े हो गए हैं, किस चौराहे पे आके खड़े हो गए हैं, और इससे बाहर कैसा निकाला जाए, कैसे निकाला जाए। क्योंकि चिंता हर किसी की है, किसी की भी चिंता। तो ये मुझे लगता है कि बड़े एक अलग दौर में हम जा रहे हैं। अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से डर के अगर पीड़िता सुसाइड कर ले, उसके परिवार के लोग ये सोच लें कि इससे तो मरना बेहतर है, तो आप अंदाजा लगाइए कि उस स्थिति में क्या हो रहा होगा। मैं श्याम जी वापस आऊंगा आपके पास में, सुमन जी के पास जाना चाहूंगा। सुमन जी जी, आप दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों की नेत्रियां हैं और बड़ी जिम्मेदार आपका एक ये कहें कि रोल है, और दोनों ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ में काम भी किया है। संगठन में आप लोगों की एक अपनी वॉइस है। लेकिन मुझे जो लगता है, हम पहले भी बड़ी डिबेट कर चुके हैं इन मुद्दों को लेकर के। आज भी हालात जो हैं, ये बात ठीक है कि चलिए बहुत फास्ट हुआ और ये इस मामले में सजा का ऐलान भी हो गया है, लेकिन ये अभी हमें गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए कि बिल्कुल आज सजा का ऐलान हो गया, इनके रास्ते बंद हो गए। बिल्कुल ये कानून के अनुसार चलना पड़ेगा। संविधान हमारे आगे बढ़ाने के लिए हमें बहुत प्रेरित करता है। लेकिन अभी भी क्या आपको लगता है कि चीरहरण का जो जिक्र टिप्पणी करके अदालत ने दिया है, हम तो रोज देखते हैं कि सिस्टम में किस तरह से चीरहरण हो रहा है, हम उन्हें एक बिल्कुल एक सियासी प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं, तो ये सब क्या जायज है? नहीं बिल्कुल योगेंद्र जी, आज जो जज साहब का जजमेंट आया है और जो उन्होंने इस पे अपना राइटअप बनाया है, उसमें चीरहरण और सीताहरण दोनों का जिक्र उन्होंने किया। मैं देख रही थी उनके डिसीजन को, तो कहीं ना कहीं हमारे सोसाइटी और हमारे पॉलिटिकल सिस्टम या हमारे लोकतंत्र पे उनका ये कटाक्ष है कि पहले तो चीरहरण और सीताहरण होता था, पर आजकल जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं हम लोग पे वो बहुत बड़ा कटाक्ष है। हमें अपने जहन में ताकने की जरूरत है। मैं आज इस
जो आज ये खबर आई, दिल को बहुत सुकून मिला और अच्छा लगा। लेकिन जब दूसरी तरफ देखती हूँ पन्ना पलट के, तो वो खबरें भी दिखती हैं जो बहुत हैरान करती हैं कि एनसीआरबी के रिकॉर्ड में राजस्थान नंबर 1 हो रहा है, यूपी नंबर 2 हो रहा है और कोई राज्य नंबर 3 और नंबर 4 पे जा रहा है। तो ये नंबर गेम से बहुत घबराहट होती है। और एफआईआर की प्रक्रिया जब सुनती हूँ कि आजकल इसलिए नंबर 1 पे राजस्थान है बिकॉज आजकल एफआईआर हो रही है, तो ये बात मेरे गले नहीं उतरती है। मैं तो चाहती हूँ कि हर केस का मीडिया ट्रायल होने के बाद भी रिजल्ट आए, तो ये बहुत दुखदाई है। हर केस उतना ही महत्वपूर्ण होना चाहिए। अभी भी हजारों केस पेंडिंग में पड़े हुए, अनुसंधान अधिकारी ने अभी तक रिपोर्ट नहीं दी है, चार्जशीट पेश नहीं की है। अगर उन सारे चीजों पे भी ध्यान दिया जाएगा तो मुझे लगता है कि रिजल्ट ओरिएंटेड होगा। और श्याम जी एक बात बिल्कुल सही कह रहे थे, इस बच्ची को न्याय मिला है, आजीवन कारावास जब तक जिंदगी है तब तक बहुत अच्छा लगता है और सुकून भी मिला। लेकिन उस 5 दिन में उस पीड़िता के साथ जो हुआ, पूरे दुनिया भर के लोग इस सोशल साइट मोबाइल से जो उसका रेप हुआ, मैं कहूंगी उस 5 लड़कों ने ही गैंग रेप नहीं किया था। 376D केवल गैंग रेप के नाम पे नहीं था, ये इतना बड़ा गैंग रेप उसका हुआ था जो उसको जीने के लायक बेचारी की हिम्मत की दाद देती थी। मैं भी मिली थी, परिवार और ससुराल वाले, शादी अभी पूरी नहीं हुई थी। मैं उस लड़के वाले ससुराल वाले को भी बहुत धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने उसको स्वीकार किया और पूरे कदम से कदम मिला के साथ रहे। तो ये एक अच्छा नजीर है, परंतु पीठ थपथपाने के लायक नजीर नहीं है कि हमने ऐसा कर दिया, 16 दिन में ही हमने पेश करवा दिया। आपको ध्यान है एसपी और एसएचओ सस्पेंड भी हुए थे, क्योंकि एसएचओ ने भी टाला था बिकॉज ऑफ इलेक्शन, एसपी को भी हटाया गया था, सारी चीजें हुई थी। राहुल गांधी भी आए थे, हम लोग ऑपोजिशन में थे तो हम लोग भी गए थे। तो इतना हंगामा, और मीडिया के हंगामा के बाद रिजल्ट आया है, पर अच्छा है। लेकिन अब महिला इशू पे हम ज्योति जी हैं या कोई भी और पॉलिटिकल पार्टी है, लोकसभा है या विधानसभा, सबको एक आवाज बन के इसमें उठना चाहिए। जाति पाति पंथ संप्रदाय वोट बैंक इन सबको इग्नोर करके खड़े होके दीवार बन के आके लड़ाई लड़नी चाहिए इसमें। जैसे सवाई माधोपुर बहुत दुखदाई घटना है, मेरा जी इतना जल रहा है योगेंद्र जी, आप यकीन नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की एक नेत्री और कांग्रेस की नेत्री, इन लोगों ने सेक्स रैकेट चला रही हैं और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बहुत दुख है। मैं सरकार से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि ऐसे जो टैग लाइन लेके, पार्टी का पॉलिटिकल टैग लाइन लेके जो चल रही हैं और वो लोग ऐसा काम करें, उन लोग को तुरंत सजा मिलनी चाहिए, लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, चाहे मेरी पार्टी की हो चाहे आपकी पार्टी को। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज किरोड़ी लाल जी को वहां पे बैठना पड़ता है धरने पे। तो सरकार को उन केसेस को भी देखना चाहिए। उस नाबालिग बच्ची को, धौलपुर की 14 साल की बच्ची को जो 14 सितंबर को अपने घर में बेचारी फंदे लगा के मर गई बिकॉज घर में घुस के लड़कों ने उसके साथ रेप किया। चूरू हो, सीकर हो, टोंक हो, माने सितंबर माह तो इतना खराब बीता है, मैं आपको क्या बताऊं। एक एक दिन गैंग रेप की रिपोर्ट आ रही है। पहले तो रेप सुनते थे, अब गैंग रेप की सुनते हैं, तो ये बहुत पीड़ा दे रही है मन को। वही बात है। लेकिन ये मुझे बताइए कि क्या ये सियासी मुद्दा है? आप लोगों ने भी ज्ञापन दिया, अगले दिन ही आप राज्यपाल को ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं कि महिला उत्पीड़न में राजस्थान नंबर 1 पे आ गए, इन्हें रोकने के लिए। मुझे तो ये बताइए कि ये केवल हम एक सियासी प्लेटफॉर्म के रूप में देख रहे हैं, इसे कोई सोल्यूशन है इसका? देखिए, ये तो एक मैं कहूंगी कि पॉलिटिकल स्टंट बनता है कि कोई घटना होती तो आप जाग जाते हो और जाके कैंडल जलाते हो, ज्ञापन देते हो, मिल के आते हो, पीड़िता से मिलते हो, उसके आंसू पोंछते हो, फिर 2 बाइट मीडिया में देते हैं, 4 दिन मीडिया में कहानी चलती है, फिर फिनिश। ये नहीं होना चाहिए। गंभीरता से आप अगर जिस केस को पकड़ते हो, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, उसके अंजाम तक जाना चाहिए, उसके लिए संघर्ष करना चाहिए। हम लोगों ने भी बहुत कोशिश की जमीन पे रह के, चाहे मेरी सरकार थी या अभी कांग्रेस की सरकार है, सरकार से भी मैं लड़ती भिड़ती रही इन सब विषयों को लेके। लेकिन कई चीज इतनी खामियां हैं, मैं आपको योगेंद्र जी बताऊं कि अनुसंधान अधिकारी बिक जाता है हमारा, वो पॉलिटिकल प्रेशर में आ जाता है। सुमन जी, आपके पास मैं वापस लौटूंगा, मैं ज्योति जी के पास जाना चाहूंगा। ज्योति जी, दोनों बातें सुमन जी कह रही हैं, कटघरे में सरकार को भी खड़ा किया जा रहा है और ये भी कह रही हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम तो खुद भी पहले दिन से कहते हैं एटलीस्ट ऐसे इश्यूज तो होने चाहिए जिसमें हम मालूम है कि हम कोई कुछ नहीं कर सकता इसमें, और कर सकते हैं तो मिलकर कुछ भी कर सकते हैं, तो इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी करते हैं, सभी लोग कर रहे हैं। आप लोग उत्तर प्रदेश की घटनाओं को लेकर के सड़कों पे उतरते हैं, ये लोग राजस्थान की घटनाओं को लेकर के सड़कों पे उतरते हैं। चेहरे बदलते हैं, सत्ता में हालात वही रहते हैं, ये बड़ी तकलीफ की बात है। मुझे एक चीज बताइए कि इस घटना के बाद
इतना तो तय है कि अगर मीडिया ट्रायल किसी चीज का नहीं होता है तो कुछ नहीं होता। आपको एक घटना के लिए और लेके जाऊंगा, कुछ दिन पहले की ही एक अलवर जिले की एक ऐसी घटना जिसमें एक अपनी मौसी या मामी किसी को कोई लड़का लेके जा रहा था, तो किसे कितना प्रेस्टाइज करके उस लेडी के साथ में रेप करने के लिए मजबूर किया। ये तालिबानी एक इस तरह का केस सामने आया। चले पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन जब वीडियो वायरल होता है, मीडिया में चीजें चलती हैं, जब आंखें खुलती हैं, तो ऐसा सिस्टम क्यों डेवलप नहीं किया जा रहा है? सरकार चाहे उनकी हो चाहे आपकी हो, हम कहते ये हैं कि उनके, अच्छा सबसे बड़ी बात ये देखिए, राजनीतिक दलों के, अगर आज आपसे मैं सवाल करूंगा या आपकी पार्टी के किसी से सवाल करूंगा तो प्रेजेंट में जवाब नहीं देंगे कि उनके वक्त ऐसा हुआ था, उनके वक्त ऐसा होता है। जवाब मुझे तो लगता ही नहीं है कि इससे किसी के आंसू पहुंचे जा सकते हैं या कोई संतोषजनक किसी जवाब कहेंगे। देखिए योगेंद्र जी, ये बिल्कुल ठीक बात है। सबसे पहली बात तो निश्चित रूप से ये सियासी मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि कोई भी पार्टी की सरकार रही हो अभी भी अगर हम देखते हैं केंद्र में बीजेपी की सरकार है, यूपी में अलग पार्टी की सरकार है, राजस्थान में अलग पार्टी की सरकार है, लेकिन हम अगर रेप केसेस की बात करें तो वो हर जगह देखने और सुनने में आते हैं और दिल भी दहलता है उनको सुनकर। इसमें कोई डाउट नहीं है। जिस तरह की घटना, चाहे हाथरस की घटना को देखें कि केवल रेप ही नहीं, मैं तो यूं कहूंगी कि राक्षस शायद सींग लगा के नहीं दिखते हैं। कोई पहले जैसे हम देखते थे कि काले से होते हैं, बड़े डरावने से दिखते हैं और सींग उनके होते होंगे, ऐसे नहीं दिखते हैं। क्योंकि केवल रेप ही नहीं, जिस तरह की उसके बाद हरकतें की जाती है, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाती है, जीभ काट दी जाती है, और जो मतलब होता है दिल दहला देने वाला होता है। तो इसमें सियासत होना तो निश्चित रूप से अगर कोई कर भी रहा है तो बहुत बहुत ज्यादा गलत, मतलब यूं अमानवीय है। और इसमें कई बार जब बात आती है तो, और उनके लिए जब मानवाधिकार कानून की अगर ऐसे गैंग रैपिस्ट के लिए बात आती है तो बड़ा दुख होता है लोगों का ये सुनकर के कि आप ऐसा कोई कर दे उसके बाद भी आप उसको मानव समझते हो। तो इससे ज्यादा तो मुझे लगता है कि मैंने तो उत्पीड़न नहीं हो सकता। लेकिन मैं ये चीज जरूर कहूंगी योगेंद्र जी, एक चीज, सरकारों की आंखें क्यों खुलती है? मीडिया ट्रायल हो हर केस का? नहीं, मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगी कि मीडिया ट्रायल हो हर केस का और तभी आंखें खुलती हैं, तभी कार्रवाइयां होती हैं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन ये बात भी सच है कि जहां पर मीडिया जाता है या जहां पर हम ऐसा कहें कि पक्ष और विपक्ष के लोग जाते हैं, चाहे वो, अगर हम थानागाजी की बात करें, अगर राहुल गांधी जी वहां गए तो निश्चित रूप से आंखें ज्यादा उस पर ठहरती हैं, लोगों का ध्यान ज्यादा आकर्षित होता है और न्याय मिलने की संभावनाएं भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। इसमें कोई, इसलिए पक्ष और विपक्ष अगर अपनी भूमिकाएं निभाता है और अगर वो पीड़ित परिवार से मिलने जाता है और उस बहाने अगर उस पीड़ित परिवार को कुछ राहत मिलती है तो मुझे लगता है पक्ष और विपक्ष के लोगों को अपनी ये जिम्मेदारी उठानी चाहिए। मीडिया के भी जो लोग हैं, अगर वो किसी केस को लेकर के अगर मीडिया ट्रायल करते हैं और उसके बाद उस केस में होता है, मैं ये मानती हूँ कि महिला को न्याय मिलने के लिए जो भी भरसक प्रयास किए जाने चाहिए वो होने चाहिए, किए जाने चाहिए, लगातार किए जाने चाहिए, जिससे ऐसी जो नजीर आज पेश हुई है, इतनी जल्दी जो उस पीड़िता को न्याय मिलने के जो एक रास्ता बना, उसको मिला न्याय, हर महिला को लगता है कि हाँ इन लोगों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए। जब जो महिला सुनती है, देखती है, उसको यही एहसास होता है, अरे हाँ ये सही हुआ है, ऐसा ही हर केस में होना चाहिए। तो ये चीजें निश्चित रूप से, मैं ये नहीं कहूंगी कि सिस्टम ही ऐसा होना चाहिए कि मीडिया आए, पक्ष विपक्ष पहुंचे तो ही हो, लेकिन अगर वो पहुंचता है और उसके बहाने ही अगर कहीं से शुरुआत होती है या महिला को न्याय मिलने की उम्मीदें बढ़ जाती हैं तो हमें भी पीछे नहीं हटना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है। देखिए कोशिशें लगातार होती हैं, हर तरह की होती है कि महिला डेस्क भी हो, महिला की सुनी भी जाए, उसको एक जगह पर सारी सुविधाएं मिले, लेकिन सिस्टम की खामियों को दूर करें तो। ज्योति जी, राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करें, क्योंकि आज एक रिलेवेंट मैटर है। जैसे ये घटना हुई थी उसके बाद एक उम्मीद जताई गई थी कि अगर एसपी तक मामला पहुंचता है तो बड़ी गंभीर मामला है कि एसएचओ के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए, महिला डेस्क होनी चाहिए, सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए, सारी चीजें ठीक है। मैं तो एक बात जानना चाहता हूं, कितनी जगह पे मॉनिटरिंग होती है? कोई मॉनिटरिंग करने के लिए जाता है कि चले विधानसभा के सदस्यों की एक कमेटी बन गई, वो जाकर के सडन इंस्पेक्शन कर रही है? मैं तो और भी बात कहूंगा, अगर आपकी पार्टी की सरकार है, आपकी पार्टी के वर्कर्स ही जाकर के, दूसरे राजनीतिक दलों के वर्कर, वहां के प्रधान, सरपंच, कोई भी जाकर के ये इतनी जहमत कोई कर सकता है थाने में घुसने के बाद में और कहा जाए कि हाँ बिल्कुल कोई पीड़ित आई है तो क्या स्थिति है, कोई सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है? हालात आज भी यही है, हालात को सुधरे नहीं है। एक विक्टिम सुबह से लेकर के शाम तक बैठी रहती है और सिर्फ कागज पेन इसी का इंतजार में ये सुना जाता है कि आपकी रिपोर्ट लिखने के लिए आएगा कोई। अभी भी कितने लोग, ऐसा नहीं होता। देखिए मैं ऐसा नहीं मानती कि जो आप कह रहे हैं वो नहीं होता, लेकिन हर केस में ही ऐसा होता हो ये भी नहीं होता। लीजिए कि एक पीड़िता केवल सवालों के जवाब, घटना के बाद में जो सवालों के जवाब
आई वो जिस तरीके से उससे पूछ रहा था उसको सुसाइड करने की स्थिति में जाना पड़ा। आप अंदाजा लगाइए कि अभी क्या हालात सुधरे फिर इससे। मैं निश्चित रूप से योगेंद्र जी, मैं यही कह रही हूँ कि हालात हम, मेरे ख्याल से कोई भी महिला या कोई भी जो संवेदनशील पुरुष भी होंगे वो ये कह दें कि महिलाओं के लिए हालात बहुत अच्छे हैं ऐसे केसेस में, ये तो कोई कह ही नहीं सकता है। इस समय कोई भी नहीं कह सकता, इसमें पार्टी की बात नहीं है। महिला के लिए जब बात आती है तो आप चाहे दलित महिला कहें, पीड़ित में, आप किसी जाति पाति में उसको बांधना चाहें, किसी राजनीतिक दल से उसको बांधना चाहें, कोई राजनीति करना चाहे, मुझे लगता है ये सब चीजें होनी ही नहीं चाहिए। क्या फर्क पड़ता है महिला किसी भी जाति की हो, क्या इस बात का क्या कोई मायने नहीं होते हैं। एक महिला है, वो ह्यूमन बीइंग है, इंसान है जिसका के पास में। ज्योति जी वापस आ रहा हूं के पास में, मैं AK जैन साहब के पास वापस जाना चाहूंगा। सर, कानून निश्चित रूप से एक भय के लिए बनते हैं और उसका भय होना चाहिए। अगर भय होता है तो पुराने कानून भी काफी थे, और भय नहीं है तो फांसी की सजा भी हमने दे दी है। छेड़छाड़ को, किसी को टच करना, रेप की डेफिनेशन में अभी वो डाल करके रख दिया है, लेकिन को हो नहीं रहा कुछ भी। तो ये मैं बात बता रहा हूं कि अगर डर है तो नजरों का भी डर है। खौफ है थाने का तो वैसा खौफ है। कांस्टेबल पहले किसी गांव में जाता था तो लोग देखते थे खिड़की से कि कांस्टेबल आया हुआ है। आज SP राउंड लेके चला जाता है, फ्लैग मार्च हो जाता है, लोग अपने काम करते रहते, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कुछ मुझे लगता है कि चलिए पुलिस फ्रेंडली हो गए, समाज का एक अंग है, वो भी सारी चीजें बढ़िया ठीक है, लेकिन आज भी जो भरोसा कायम करने की जरूरत है, पुलिस के साथ में एक संवाद करने की जरूरत है। या तो कहीं कहीं डायलॉग टूटा है, हमारे हुक्मरान बैठ करके नियम बनाते, कायदे बनाते हैं, लेकिन उसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं करता है। ये 2 बजट निकल चुके हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि CCTV कैमरे बन लगेंगे, महिला डेस्क होनी चाहिए, महिला से बात करने के लिए महिला ही होनी चाहिए वहां पे। कितने थानों का जाकर के कोई कह सकता है कि हाँ हमने इंस्पेक्शन किया और वहां पे स्थितियां ये मिली थी? क्या ये स्थितियां नहीं बदलनी चाहिए सर? जैन साहब, AK जैन साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस सर। देखिए योगेंद्र जी, आपने एक बड़ी अच्छी बात उठाई है। कानून बहुत कठोर बना दिए हैं, और 1976 के बाद रेगुलर हम कानून बनाते रहे, कानून में इम्प्रूवमेंट करते रहे, पर के उसके इच्छुक परिणाम नहीं निकले। पर इसका कारण क्या है कि जो कानून को लागू करने का जिन लोगों को दायित्व है, उनके ऊपर कोई भी जिम्मेदारी आज तक नहीं आई है। आपने वैशाली नगर थाने का उदाहरण दिया, एक महिला ने आत्महत्या कर ली जब उसकी सुनवाई नहीं हुई, पर आज तक उस संबंधित SHO और संबंधित CO के विरुद्ध न तो मुकदमा दर्ज हुआ और न ही उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई। उनको कहीं न कहीं से सर देखिए, सबसे रोचक बात, कानून ये बात कहता है, कई चीजों में नजीर दी जाती है कि व्यक्ति मरने से पहले कभी झूठ नहीं बोलते, मान के चलते हैं। वो सुसाइड करने से पहले चीख चीख करके कह रहे हैं, और उसके बाद उसके कैरेक्टर पे उंगली उठा दी गई। और हमारा सिस्टम बड़े मजेदार है, फाइल बंद, और लास्ट में उसकी इच्छा तो क्या रही होगी, लेकिन हम ये और उंगलियां उठाने के लिए उसको छोड़ दिया कि बिल्कुल वो तो थी ऐसी, उसके साथ मर्जी से घूम रही थी, इतने दिन से याद नहीं आई। बड़ी अजीब स्थिति है, अजीब स्थिति है। पर उन दोनों के खिलाफ कोई कार्रवाई प्रशासन ने या सरकार ने नहीं की। दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए था, मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, और पता नहीं किस प्रोटेक्शन की वजह से सबके सब बड़ी अच्छी पोस्टिंग्स लिए बैठे हैं। तो जब तक आप अपराध के में भाग लेने वाले इन प्रशासन और पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई नहीं करेंगे, तब तक हम क्या उम्मीद रख सकें कि न्याय मिल पाएगा। अलवर का उदाहरण लें, इस मामले में कहा गया कि मुकदमा दर्ज किया जाएगा, SHO के विरुद्ध चालान किया जाएगा। क्या हुआ? किसी को पता है कि उस SHO का क्या हुआ आज तक? कहीं अच्छी पोस्टिंग लेके बैठ गया, परिवार पहुंचा था, SP तक वो परिवार पहुंचा, केवल वहां से हटा करके और जयपुर नॉर्थ में किया उनको पोस्टिंग। धारा 166A IPC और धारा 4 SC/ST एक्ट का अपराध SHO के खिलाफ और संबंधित पुलिस के खिलाफ बनता है। हमें ये तो पता लग गया कि जिन्होंने बलात्कार किया उनको सजा हो गया, पर उस बलात्कार के जो दूसरे अप्रत्यक्ष रूप से सहभागी पुलिसकर्मी थे उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो जब एजेंसीज जिनकी जिम्मेदारी है काम करने की, वो काम नहीं करेंगे, काम नहीं करने के बाद भी उनके विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी, तो हम ऐसे माहौल की कैसे उम्मीद कर सकते हैं? अगर संबंधित पुलिस कर्मियों को भी आज 2 साल की सजा हो गई होती, या वैशाली नगर में भी संबंधित SHO या संबंधित DSP जिसके खिलाफ आरोप लगे थे उन पर कोई कार्रवाई हो गई होती, तो निश्चित रूप से इसका फिर आगे प्रभाव जाता। फिर भविष्य में शायद कोई पुलिस वाला डरने से या इस बात को रुकता, FIR दर्ज करने से मना करने में कुछ न कुछ उस पर रोक लगता। बड़ी आसानी से वो जो महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार थाने के अंदर कर देते हैं, या जो पीड़ित के साथ ही मुलजिम की तरह व्यवहार करते हैं, उस पर रोक लगती।
ज्वलंत प्रश्न है, सारे हिंदुस्तान में ये सारी स्थिति है, हर राज्य में ये स्थितियां आती हैं जिसके परिवर्तन हुए बिना ये नहीं लगता कि ये सुधार हो पाएगा। जी बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे। मैं तो बहुत वो रखती थी, बट फिर भी ठीक है, आपको हो ही गया, तो इसलिए जिसको लेकर के सब हिल चुके थे और कहा यह जा रहा था कि किस तरह सोच समाज में डेवलप हो रही है, तुरंत कुचलना चाहिए। और सजा का जो ऐलान किया गया है वो भी ऐसा ही था। तो चलिए मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। श्याम जी, आपके पास जाना चाहूंगा मैं एक बार। चलिए, मीडिया ट्रायल है, फिर भी किसी को न्याय मिलता है, लेकिन वो सिस्टम हम डेवलप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? मैं तो ये कहूंगा कि मानसिकता बदलने में चलिए समय लग सकता है, तो हम कह नहीं सकते कि पता नहीं इसके अंदर क्या गंदगी चल रही है। लोग देख रहे हैं, रिपोर्ट्स एनसीआरबी के आंकड़ों पे गौर फरमाए हम, घरों में ये दरिंदगी हो रही है। तो ये तो हम कोई नहीं कह सकते है कि बाहर जाएगी लड़की वही अनसेफ है, घरों में भी सेफ नहीं है, घरों में कोई सेफ रह पाएगा ये भी कोई गारंटी नहीं दे सकता। बहुत सारी केसेस जैसे आते हैं। तो ये एक बड़ी अजीब कहानी है। जैसे जैन साहब ने कहा कि कम से कम कोई विक्टिम जा रही है तो उसकी सुनवाई हो, तो उसको वो रेस्पेक्ट मिलना चाहिए। थाने में तो एटलीस्ट मिले, जहां सुनवाई के लिए अपनी पीड़ा बतानी जा रही है वहां तो रेस्पेक्ट मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने कहा भी कि हम सीसीटीवी कैमरे लगा रहे हैं और बाकायदा कभी भी कोई भी चेक कर सकता है। महिला डेस्क होगी, रात को इतने बजे बाद में कोई महिला नहीं जानी चाहिए, किसी महिला को बुलाया नहीं जाए बयान के लिए भी। लेकिन मुझे हालात सुधरते नजर नहीं आ रहे हैं अभी भी। इसकी कोई मॉनिटरिंग, या तो मॉनिटरिंग का अभाव है। हम केवल सिस्टम पे सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं कि किसी भी सरकार की इच्छा नहीं होगी कि इस तरह से केसेस को नहीं रोका जाए, बिल्कुल होगी। कानून भी इसी वजह से बनाया जाता है, बजट भी इसी वजह से बनाया जाता होगा, लेकिन उसका इफेक्ट नहीं दिखाई देता, उसके रिजल्ट नहीं आते हैं। तो निश्चित रूप से जो लोग सोचते हैं उनको पीड़ा भी होती है इसी बात को लेकर के। तो ये दिन कब सुधरेंगे? तंत्र के दिन तो सुधरे। चलिए, मानसिकता बदलने में टाइम लग रहा है, तो मैसेज तो उसी से जाएगा। देखिए योगेंद्र जी, आपने सही कहा। जब अगर महिला थाने में महिला पुलिस अधिकारी मौजूद नहीं हो तो आप कैसे आशा कर सकते हो कि व्यवस्थाएं सुधर पाएगी? आप पूरे राजस्थान में महिला थानों में महिला पुलिस पूरी तरीके से अभी भी तैनात नहीं है, सो मुझे बता देंगे, क्योंकि यह स्थिति है। आपने कहा था स्वागत कक्ष बना देंगे, आपने बहुत सारी चीजें कही थी, लेकिन आप नफरी के हिसाब से अगर देखोगे तो नफरी है ही नहीं। आप बहुत सारी चीजें ऐसी है। आपके पुलिस मुख्यालय में बहुत बड़े अधिकारी बैठे हैं, उनका कोई काम नहीं है, बैठ करके गप्पे लगाते हैं और दिन भर चले जाते हैं। लेकिन जो उनको फील्ड के अंदर देना चाहिए पोस्टिंग, वो नहीं दे पाते। मुख्यालय इतना बड़ा बन गया, आपने देखा, लेकिन थाने की स्थिति आज भी वही पुरानी धैर्य की है। वहां आपके पास कुर्सी के लिए पैसा नहीं होगा, बाकी चीजों के लिए पैसा नहीं होगा। अब थानेदार जिस प्रकार से व्यवहार करता है, अब व्यवहार का सुधार अभी तक नहीं कर पाए हम। अभी तक हम ट्रेनिंग नहीं दे पाए लोगों को, अब तक ये नहीं बता पाए कि महिला आएगी तो सुरक्षित तरीके से अपनी बात कह पाएगी थाने में। वो घबराती है। अब कह तो दिया थाने में, नहीं तो एसपी सीधी रिपोर्ट दर्ज करेगा। अभी जितनी घटना आप देखने को मिल रही है, आप देख रहे हैं कि एसपी कब करता है, जब मीडिया उसमें बीच में आ जाता है तो फिर उसको पकड़ते भी है, कार्रवाई भी होती है। लेकिन विडंबना यह है कि प्रशासनिक व्यवस्था और पुलिस व्यवस्था के साथ साथ न्यायिक व्यवस्था को भी सुधार करना पड़ेगा। इसमें तो 528 दिन में मामला दर्ज करके और सारी चीज करके सजा तक पहुंच गए। लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें कितने दिन बाद, गोलीकांड कितने दिन बाद क्या हुआ था आपने देखा। तो मैं कह रहा हूं कि आज भी हमको सिस्टम को सुधारना पड़ेगा और पीड़ित महिला को हमको थाने में भी उसको संरक्षक मिले और बाकी मिले। अब देखिएगा थानागाजी वाली में तो क्या मामला हुआ था, देखिएगा वो बेचारी कहती रही, उसको कोई दर्ज करने वाला, उसको तो और ये कहा गया कि करोगे तो तुम्हारे को मार देंगे। अब वो तो अपनी पीड़ा अलग तरह से बताने गई थी, दब रहा था मामला। क्योंकि राजनीतिक तौर पर जो संरक्षक मिल जाता है, जैन साहब ने सही कहा, वहाँ एसपी और उस थानेदार को उस वक्त सस्पेंड करके कि आपने भेज दिया, लेकिन बाद में बहाल कर दिया, आराम से सब कुछ हुआ।
वैशाली नगर वाले में अभी तक मामला दर्ज नहीं हुआ। तो ये सारी चीज संवेदनशील मामलों में निश्चित रूप से महिला अधिकारी को जिम्मेदारी देनी पड़ेगी और निगरानी करनी पड़ेगी। अब निगरानी होती नहीं है। अब महिला आयोग है ही नहीं राजस्थान में, 21 महीने हो गए, महिला आयोग ही नहीं बना पाए आप। और आपके सामने अगर महिला आयोग होती तो महिला आकर के चले वो भी, चलिए सरकार का अपना एजेंडा है कि कितने दिन में बना के देती है। मैं तो दूसरी बात कह रहा हूं कि कानून इतना सख्त कर दिया गया है, हम दावे बड़े बड़े कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद मुझे तो लगता है कि आप आंकड़े देख लीजिए उठा करके। हम ये कह करके नहीं बच सकते हैं कि पहले मुकदमे दर्ज नहीं हो रहे थे, आज मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। बहुत अच्छी बातें होना चाहिए, उसी से स्थिति का पता लगता है। लेकिन ये अगर आप मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हैं, कोई भी कभी भी आपके प्रभारी मंत्रियों को इतनी फुर्सत नहीं है कि आप जिस रूट से जा रहे हैं कम से कम उस थाने की स्थिति का जांच करके चले जाएं। अगर कोई भी कहीं पे भी जा रहा है तो कोई भी सडन इंस्पेक्शन कर सकता है। ये तो मुझे लगता है कि परंपराएं खत्म हो चुकी हैं। अगर कोई करता है तो हाईवे पे अगर गाड़ियों की चीजें लगी हुई हैं, लाइनें लगी हुई हैं, तो वहां पे आरटीओ की गाड़ी को पकड़ेंगे, इतने रुपए पकड़े गए, आरटीओ ने पैदल दौड़ लगाई, मंत्री जी ने वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पे लग गए। इसे ईमानदारी नहीं कहेंगे हमें। सेना को सिस्टम सबको मालूम है कि आरटीओ डीटीओ को लगने के लिए क्या तो देना पड़ता है, क्या स्थिति है। लोग कहते हैं कि मुझे बाबू से हटा करके सेल टैक्स को ऑफिस में पियोन बना दीजिए। तो ये सब कोई यूं ही नहीं जाना चाहता है कि ऊपर से नीचे जाना चाहता हो, सबको मालूम है, लेकिन सब बचना चाहते हैं। ये सिस्टम क्यों डेवलप नहीं हो पा रहा? आप सीसीटीवी कैमरे लगाना चाहते हैं, मॉनिटरिंग कर लेंगे, सारी बात कर लेंगे। चलिए दुस्साहस जिन लोगों का होता है, दुष्कर्मी जो लोग हैं, उन पे तो लगाम लगेगा जिस दिन लगेगा, उनकी मानसिकता बदलेगी जब बदलेगी। लेकिन ये मानसिकता तो बदलिए, तंत्र को तो स्थापित करना। प्रशासन जिन लोगों को वोट ठोक के देते हैं उन लोगों की ड्यूटी नहीं है ये कि हम कम से कम उस तंत्र को स्थापित करें जिसकी घोषणाएं करते हैं हम करोड़ों रुपए खर्च करके हाउस के अंदर। को देखने जाता है, मंत्रियों के पास में इतनी फुर्सत नहीं है, जनप्रतिनिधियों के पास में इतनी फुर्सत नहीं है, क्यों जाकर के देख सकेंगे? चलिए नजदीक के थाने में जाके देख लेते हैं। महिला थानों की स्थिति, मैं सुमन जी आपके पास आना चाहूंगा, ज्योति जी के पास आना चाहूंगा। बड़ी अफसोस की बात है ये, कोई जाके देखता है महिला थानों की स्थितियां क्या क्या हैं? हाँ, सबसे रोचक बात ये है कि हर महिला थाने के अंदर एक ऐसा दलाल कांस्टेबल बैठा रहता है जो सबसे पहले ऊपर के अधिकारी आदेश देते हैं, उस परिवार को इन्फॉर्म करता है कि हम तेरे को आज पकड़ने के लिए आ रहे हैं। सिस्टम बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं योगेंद्र जी, आपकी पीड़ा हूँ बहू मैं कहूँ कि एकदम तस्वीर के रूप में केस को हम बताना चाहते हैं। ये नसीहत क्यों नहीं दी जाती कि हमारे जो बैठे हुए सिस्टम के दरिंदे उनको कब ठीक किया जाएगा? नहीं, बिल्कुल आपने सही, आपका दर्द बिल्कुल वाजिब है। मैं जब आयोग में थी और मैं देखती थी ये थाने का ये खेल बहुत ही कष्टदायक था, चाहे मैं आयोग में थी या अभी आयोग से बाहर हूँ। ये जो अपराधी है ना, जो वर्दी के वेश में बैठे हैं और जो महिलाओं को बिल्कुल ही जाने क्या समझते हैं। अगर महिला थाने में एफआईआर कराने जा रही है, मैं मेरे और तेरे समय की बात नहीं बोली, एक कॉमन फिनोमेना है पुलिस अधिकारियों का। जो चौकी पे बैठा हुआ अधिकारी है, पहले तो उसको दुत्कारेगा, फिर उसको करेगा बड़ी बला की सुंदरी है जो तेरा रेप हुआ होगा। इस तरह के डायलॉग से उसको गुजरना पड़ता है। और हम लोग दूसरी तरफ कहते हैं कि आप अपना मुंह खोलिए, चुप्पी तोड़िए, थाने पहुंचिए। ये दोनों चीजें इतनी कंट्रास्ट होती हैं लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। जैसे आयोग है, मैं आयोग में थी तो मैं राउंड लेती थी, जाती थी, चलो, लेकिन ये चीजें केवल राउंड लेके आप रिपोर्ट दे दिए, रिपोर्ट पे कार्रवाई होती है कि नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय था, जो बहुत ही निराशाजनक होती थी, जो दिल को तसल्ली नहीं देती थी, चाहे मेरा राज हो चाहे ज्योति जी का राज हो। माने त्वरित पुलिस अधिकारी अपने अधिकारियों को बचाने में लग जाते थे और आयोग की रिपोर्ट को बस्ते में डाल देते थे कि ये तो इनका काम है, ऐसे ही करते रहते हैं, ये वनडे शो कर लेते हैं, टीवी पे डायलॉग मार लेते हैं, हो गया। तो ये जो व्यवस्था, ये दरिंदे हैं, ये इनको सुधारना बहुत जरूरी है। जो लड़की पीड़िता होती है उसको कैसी कैसी बातों से गुजरना पड़ता है। आयोग में मैं देखती थी महिलाएं रोते हुए आती थी योगेंद्र जी, कोई कार्रवाई, उसके पास पैसे नहीं होते थे। उधर लीगल सिस्टम पे मैं क्वेश्चन मार्क नहीं लगाऊंगी, लेकिन मेरे यहाँ तो आयोग में महिला आयोग भी था और अपना ये लीगल सिस्टम का भी ऑफिस था। वहां जो लूट मार खसोट भी मैं देखती थी, मैं सोचती थी क्या हो रहा है। बहुत मैंने लड़ाई लड़ने की कोशिश की, लेकिन बहुत चुनौतियां हैं। सरकार जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करेगी, एक्शन में नहीं आएगी, केवल डायलॉग बाजी के लिए डायलॉग चलेगा या बजट में बजट डाल दोगे और हमने इतना कर दिया महिलाओं के लिए, तो ये तब तक सुधार नहीं होगा। ये पुलिस की व्यवस्था को, ये वर्दी में जो गुंडे बैठे हैं उनको जब तक सही नहीं किया जाएगा तब तक महिलाओं के हालात में कोई सुधार नहीं होगा। ज्योति जी आपके पास आना चाहूंगा मैं। बहुत अच्छी बात है, मुख्यमंत्री जी ने इस घटना के बाद में बजट में अनाउंसमेंट भी किए थे। मतलब एक बात बहुत ही साफ सी जानना चाहता हूं कि कोई सरकार ऐसा दावा कर सकती है कि हमने सिस्टम को
मैं तो सैल्यूट करूंगा कि सुमन जी कुछ चीजों को स्वीकार भी कर रही हैं। अभी यहीं पे अगर कोई पुरुष प्रतिनिधि बीजेपी का पैनल में होता तो शुरुआत करता कि वसुंधरा जी ने नाबालिग के साथ रेप केस के अंदर फांसी की सजा मुकर्रर की थी। सर सवाल नहीं है मेरा ये किसने क्या किया था। 1976 के बाद से फेजेज में बहुत सारी हमने तब्दीली की है और अब तो रेप की डेफिनेशन भी बदल दी गई है। निर्भया केस के बाद से छेड़छाड़ को भी बड़ी गंभीर उसमें माना है। आप अगर किसी की इच्छा के विरुद्ध किसी महिला बच्ची किसी को छूते हो तो उसको भी अपराध माना है, पहले भी अपराध था। तो उस स्थिति में मैं ये नहीं कह रहा कि चलिए हमारी सरकार ने ये कर दिया उसकी सरकार ने ये कर दिया, लेकिन सिस्टम की जो बात है उस सिस्टम को कब दुरुस्त किया जाएगा। जो महिला थाने में जो लोग बैठे हैं, जो महिला जिसको उम्मीद होती है, मैं नहीं कहता कि सारे मामले सही होंगे, फेक मामले भी आते हैं, लेकिन आप जांच तो करिए। एक बार यही मान के चलिए कि पीड़िता हो सकती है, आप जांच करिए, उसको बैठाइए। लेकिन वहां जिस तरह के हालात बनते हैं, सही जो केसेज हैं बिना पैसे काम नहीं करेंगे। इतने केसेज आते हैं सामने, लोग मिलकर के जाते हैं कि साहब हमारे साथ में यह हालात है, 7 महीने से मेरा केस पड़ा हुआ है, इतने महीने से केस पड़ा हुआ है, छोटी बच्ची को लेकर के मैं घूम रही। ऐसे क्या हम लोगों का इतना सख्त और पत्थर दिल सिस्टम हो गया कि कोई किसी के आंसू देख करके भी नहीं पिघलता है। जिन लोगों की ड्यूटी यही है कि चलिए आप जांच करिए, लेकिन आप उससे पूछेंगे तो सही कि उसकी पीड़ा क्या है। ये सिस्टम डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से योगेंद्र जी बात तो बिल्कुल सही है। आप कहते हैं फेक मामले आते हैं या ये गलती लड़की की भी हो सकती है, कुछ भी जो भी आप कहना चाहें वो अलग बात है, लेकिन ये सबसे बड़ी बात ये है कि जो पीड़िता अगर अपना कुछ शिकायत लेकर के अगर थाने में जा रही है तो ये तो एक सुनिश्चितता होनी चाहिए कि उसकी बात को सुना जाए और FIR दर्ज की जाए। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हो, उसके बाद जो रिजल्ट आए कानून के पास जाता है, न्याय व्यवस्था है, वहां जाती हैं चीजें, सही गलत जो भी होगा निर्णय वो हो जाएगा। लेकिन फर्स्ट स्टेप जो है उसको तो क्लियर किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है ही। ऐसी बात नहीं है कि सरकारें कोशिश भी नहीं करती हैं, मैं यूं भी नहीं कहूंगी। अभी भी हम जयपुर में देखते हैं सेंट्रल पार्क के पास एक केस हुआ, तुरंत वो 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। उसके अलावा एक और केस अभी थोड़े दिनों पहले सुनने को मिला, जयपुर के आसपास की घटना थी, वहां भी गैंगरेप हुआ था, घर में ही थे, चाचा का लड़का था, जैसा हम कह रहे थे भाई था, चचेरा भाई, वो उसको भी गिरफ्तार किया गया। तो इस तरह की बात होती है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि दावे के साथ हम नहीं कह सकते कि हाँ हर महिला जो वहां थाने में पहुंचती है उसकी सुनवाई हो जाती है और बहुत आसानी से हो जाती है। ये सिस्टम तो निश्चित रूप से डेवलप किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है और इस सिस्टम को डेवलप करने के लिए ठीक बात है जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी भी उतनी महत्वपूर्ण भी बन जाती है कि आप समय समय पर जाकर के थाने में इन चीजों को देखें। और ये जो पॉलिटिकल प्रेशर्स की जो बात आती है या यूं के दबंगई वाली जो चीज आती है, उनको बचाने के जो प्रयास किए जाते हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू, वो तो और ज्यादा दुखदायी और कष्टदायी हो जाते हैं। हम देखते हैं केसेस में, चाहे अभी हम रिसेंटली की अगर बात करें हाथरस की घटना हो, दबंगई थी, बचाने की कोशिश की जाती है लगातार, या कहीं की भी घटना हो, कोई पॉलिटिकल कोई इश्यू, कोई परिवार सामने आ जाता है, कोई उसका कोई दबाव नजर आ जाता है और उसे बचाने के प्रयास ज्यादा नजर आ जाते हैं, उस केस में लड़कियों पर आरोप लगाने की बात हो जाती है। जबकि हम सब जानते हैं कि कुछ नहीं पता होता, एक दरिंदा ऐसा दरिंदा होता है वो न तो 2-3 साल 4 साल 5 साल की मासूम को छोड़ता है, न बुजुर्ग को छोड़ता है, न घर में छोड़ता है, न बाहर छोड़ता है, न यूं का कपड़े के पहनने की वजह से किसी को नहीं छोड़ रहा। तो ये जी मैं तो खुद कह रहा हूं ये बात कि उस मानसिकता पे मत जाइए आप। मैं तो ये खुद मान के चलता हूं कि ये मानसिकता तो बदलेगी जब बदलेगी, क्योंकि बाहर की क्या गारंटी देता तभी बदलेगी, ये मानसिकता तभी बदलेगी जब न्याय समय पे मिले, पीड़ितों की सुनवाई समय पर हो, तभी इनकी मानसिकता बदलने का सिस्टम भी शुरू हो सकता है। ये बात बिल्कुल क्या है कि आप लोग सत्याग्रह कर रहे हैं, हाथरस की बेटी को न्याय दिलाने के लिए बीजेपी सड़कों पे उतर रही है, 12 सीकर की बेटियों को न्याय दिलाने के लिए। देखिए मैं मानती हूँ योगेंद्र जी, मैं ये मानती हूँ कि अगर सड़क पर उतर रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन बात ये है कि उसको न्याय मिलना चाहिए। अगर आप केवल 2 दिन सड़क पर उतर गए और उतर करके केवल आपने ज्ञापन दे दिया, वो राजनीति है। लेकिन अगर आपके सड़क पे उतरने से उस बच्ची को अगर न्याय मिल गया तो वो हम कहेंगे कि हम कहीं ना कहीं अपने ज्योति जी, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा आपसे, ये न्याय के लिए नहीं है, बिल्कुल न्याय के लिए नहीं है, ये केवल और केवल हमारा सियासी ड्रामा कहेंगे इसे, जो करना आप लोगों की मजबूरी है, करना पड़ता है। और ये क्रॉस FIR, ये
आप अगर वहाँ की नहीं योगेंद्र जी, मैं यूं तो नहीं कहूंगी कि ये सिर्फ और सिर्फ ड्रामा है। अगर हाथरस की घटना को लें और जिस तरीके से वहां पे रात को अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, अगर वो घटना वहीं दब गई होती, अगर राहुल गांधी जी और प्रियंका जी वहां जाने का प्रयास नहीं करते या उनसे परिवार से नहीं मिलते, तो घटना को बिल्कुल वहीं दबा देता है। यूं तो नहीं कहूंगी कि पूरी तरीके से राजनीतिकरण है ये, लेकिन होता यही है कि 4 दिन बाद हम शांत हो जाते हैं उस चीज को लेकर के। लेकिन बात ये है कि जरूरत ये है कि उस बच्ची को जब तक न्याय मिले उसके लेवल पर भी ये कोशिश की जानी चाहिए महिलाओं की टीम के साथ कि वो बेहतर ढंग से जो है उस महिला को न्याय दिलाने के लिए काम कर सके। एक बात बताइए मुझे कि अभी ज्योति जी ने कहा कि न्याय के लिए अगर सड़कों पे भी उतरना पड़ता है फिर भी न्याय मिले, तो मुझे नहीं लगता ये कि सड़क पे उतर के आप लोग न्याय दिला रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपने सियासी रोटियां सेकने के लिए। अगर उन्होंने यहाँ का मामला उठाया है तो हम यहाँ का उठाएंगे। काउंटर का एनकाउंटर कर रहे हैं ये कहीं कोई नहीं है। पहले दिन ही जाना चाहिए। सिस्टम को दुरुस्त क्यों नहीं करते? अगर किसी के भी कोई घटना हो तो हमें नजीर के रूप में कैसे के ताल ठोक के कि हमारे यहाँ पे ऐसा हुआ था और आज के बाद में इस तरह की घटनाएं होती, उसका अंजाम ये होता है। मैं तो आज भी कह रहा हूं, ये दावा कोई नहीं कर सकता कि महिलाओं के खिलाफ इस तरह की हरकतें नहीं होंगी, हो सकती हैं, लेकिन जहां हम सिस्टम को दुरुस्त कर सकते हैं, जहां हम एकजुट होकर के ये कह सकते हैं कि हाँ बिल्कुल महिलाओं के मुद्दे में तो एटलीस्ट हम राजनीति नहीं करेंगे, वो चाहे कोई भी हो, किसी की भी सरकार हो, बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन होता यह है कि सत्ता के बाहर रहते हैं, हम सड़कों पे उतरते हैं, अपोजिशन में होते हैं और सत्ता की कुर्सी पे बैठते हैं। मेरे तो यही समझ में नहीं बैठता है कि बचाना किसको चाहते हो आप लोग? उस डीएम को, उस एसपी को, उस एसएचओ को जो कल जब आप विपक्ष में थे आप लोगों की पीठे लाल करता था और जिसको लेकर के गृह मंत्री कहा करते थे कि मेरी पुलिस, उसको बचाने की कोशिश कर रहे हो। सिस्टम एक ही होता है, आपके चेहरे बदलते हैं, वो सिस्टम वही होता है। बाहर रह करके आप लोगों के समझ में नहीं आती है कि हम उस गंदगी को देख करके सत्ता तक पहुंचे हैं। अब तो कम से कम इसको साफ करें। मेरे से सवाल था? हाँ आपसे सुमन जी। हाँ, मैं इसमें ये कहना चाहती हूँ कि देखिए बहुत गुस्सा हम सब में है, आप में भी है, हम में भी है, और मीडिया ट्रायल के बाद ही कोई निर्णय हो या हमारे सड़क पे उतरने पे ही निर्णय हो, ये सही नहीं है। जिनको काम करना है वो काम करें। सच है, ये एक नजीर पेश हो गया राजस्थान में, हम सब लोग स्वागत कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी को और उनको पूरी टीम को राजस्थान के। ये आज के दिन संकल्प लेना चाहिए कि जितने मामले पेंडिंग है, यदि 1.5 साल 1.25 साल में किसी चीज का निर्णय हो सकता है तो 5-5 साल 8-8 साल से केसेस क्यों पेंडिंग पड़े हैं? उन केसों पे भी अगर अनुसंधान अधिकारियों पे थोड़ा प्रेशर बनाया जाए सरकार की तरफ से तो मुझे लगता है कि रिजल्ट सही आने लगेंगे। और इसको राजनीति का इशू ना बना के, क्योंकि हर जगह कहीं ना कहीं, मैंने शायद आपके ही किसी डिबेट में कहा था कि हर का पॉलिटिकल माइलेज लेने की चेष्टा होती है। एक अपराधी को बचाने की चेष्टा होती है, एसएचओ को बचाने की चेष्टा होती है, वो फला जाति का है तो वो जाति पे प्रभाव करेगा, इसलिए भाई उसको बचा लो, उसको सस्पेंड मत करो, अपराधी तो है लेकिन बचा लो, एपीओ कर लो। तो इस मानसिकता से बाहर आके महिलाओं के केस में आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत से, क्योंकि गृह मंत्री भी हैं, उनसे मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगी आज इस डिसीजन के बाद कि प्लीज आप इसकी मॉनिटरिंग कीजिए और वो सारे पेंडिंग केसेस जो क्यों पड़े हुए हैं, अनुसंधान अधिकारी की लापरवाही के कारण हुए हैं, चालान क्यों नहीं पेश हो रहे हैं, क्योंकि निर्भया के बाद एक सिस्टम आया था कि इतने दिन में आपको ये करना है, इतने दिन में आपको ये करना है, 3 महीने के, वो उस पर क्यों नहीं हो रहा है? अगर उस पर कार्रवाई हो जाएगी तो मुझे लगता है कि हम सब लोग अच्छी स्थिति में डिबेट करने के लायक रहेंगे। नहीं कर पा रहे हैं। चलिए एक एजेंट साहब के पास जाना चाहूंगा। सर मैं एक बात समझना चाहता हूं आपसे, बहुत लंबा आपका एक्सपीरियंस है और आपने काफी क्रिमिनल केसेस को भी हैंडल किया है। जब हम अपोजिशन में होते हैं तो सारी चीज की खामियां देखते हैं। जिस एसपी के खिलाफ, जिस डीएम के खिलाफ सड़कों पे उतरते हैं, कहते हैं कि जो मुलजिम है उनसे बड़े मुलजिम तो ये लोग हैं, उनको बचा रहे हैं, और जैसे सत्ता की कुर्सी में हम आके बैठते हैं तो बदल जाते हैं हमारे मायने। आपको नहीं लगता है कि एक रास्ता ये भी है लोगों के बच करके निकलने का कि कोई नहीं, हमें मालूम है किसकी क्या स्थितियां हैं, जैसे सरकार बदलेगी हम उसमें भी मजे करेंगे। मेरिट्स का आधार नहीं रहा, ट्रांसफर पोस्टिंग्स पे देख लीजिए आप, मेरिट कोई आधार नहीं है। मैं एक मिनट माफी चाहूंगा सर, मेरिट्स तो कोई रहा ही नहीं मापदंड कि आपको ट्रांसफर पोस्टिंग का। ये एक बड़ी रोचक बात है कि मैं बीच में आपको इंटरवेंट कर रहा हूं कि अगर कोई कलेक्टर, कमिश्नर कहीं का कुछ रह चुका है तो बड़ी बात देखिए कि अगली बार सरकार आते ही आप जाइए विभागीय जांच में जाइए, आप फला जगह चले जाइए, ये बर्फ की पोस्टिंग, आप उसके कैलिबर को नहीं पहचान पा रहे हैं। प्रेशर में राजनीति, फिर आप उम्मीद करते हैं कि इन नुमाइंदों से हम अपराध पे लगाम लगा लेंगे, ऐसे लगाम लगेगी? देखिए आपने बिल्कुल सही बात कही है, बल्कि एक इस स्टेज से आगे का राजस्थान का ही सीनियर देखे,
राजस्थान में उन अधिकारियों को बड़े महत्वपूर्ण पदों पर लगा रखा है, नीचे से ऊपर से लेकर, जिनके जो जेल भ्रष्टाचार के मामलों में जाकर आए हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, बड़े बड़े ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर हैं, और जिनके विरुद्ध आज भी भ्रष्टाचार के मुकदमे चल रहे हैं। और ये किसी एक सरकार ने नहीं किया, ये राजस्थान में तो अल्टरनेट आती है, दोनों सरकारों ने ये किया है। और बल्कि कई बार तो ये किया है कि जैसे ही उसका 6 महीने बाद जेल से बाहर आता है, उसका निलंबन समाप्त करके लगा दिया गया है बड़े बड़े पोस्ट पर। मेरिट की बात, हिंदुस्तान में पीड़ित सबसे पहले कहां जाएगा? थाने के अंदर जाएगा। और थाने में नियुक्ति किसकी होती है? जाति के आधार पर, स्थानीय नेताओं के कहने पर, स्थानीय नेताओं में भी जो विधायक या उस एरिया का एमएलए हो उसके कहने पर, जिनकी हाजिरी वो पूरी बजाता है और पीड़ितों का शोषण करता है। आपने कहा कि स्थानीय नेता वो थाने पर सरप्राइज जाकर करें, आप मिनिस्टर्स को तो छोड़ दीजिए, कोई स्थानीय नेता अगर गलती से थाने पर चला गया ना, तो उसके विरुद्ध राजकीय कार्य में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज कर शांति भंग में बंद कर देते हैं। अब दोनों हमारे ज्योति जी भी जानती हैं और सुमन जी भी जानती है कि इस तरह की कार्रवाई होती है कि पुलिस को कितनी छूट हमने दे रखी है। और इनके बड़े नेता ही अपने अधिकारी उसमें अपने कार्यकर्ता से कहेंगे कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो जाकर। मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, हर पार्टी की बात ये सारी की सारी स्थिति जो सत्ता में बैठे हुए है ये है। पर जब आपने अपनी जो अधिकारी और अपनी ब्यूरोक्रेसी है उसको अपनी कमाई का साधन बना रखा है, अपना भ्रष्टाचार का साधन बना रखा है, अपने राजनीतिक दल का फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है, उन लोगों को जिन्होंने शपथ ली है कि वो भारत के संविधान के अनुसार काम करेंगे, रूल ऑफ लॉ करेंगे, तो हम क्या उम्मीद करेंगे? जब किसी मामले में शोर मच जाएगा तो हो सकता है थानागाजी की तरह 1.5 साल में उस मामले का निस्तारण हो जाए, निर्भया के मामले की तरह फांसी की सजा हो जाए। बाकी 80% पीड़ित उसी हालत में है जो कानून में परिवर्तन होने से पहले थे, और जब तक ये व्यवस्था नहीं बदलेगी स्थिति वही रहेगी। बिल्कुल। श्याम जी, आखिरी सवाल आपसे है मेरा। मैं ये कहना चाहूंगा कि दुष्कर्मी तो जो है उनकी मानसिकता कब बदलेगी ये तो समाज को सोचना है। पुलिस को तो काम ये है कि चलिए कोई आ रहा है तो ठीक है उसको न्याय दिलाना, लेकिन इस तंत्र का क्या होगा जिसको तो हम खुद सुधार सकते हैं, जिन हाथों में सत्ता सौंपते हैं उनकी ड्यूटी नहीं बनती है कि अनाउंसमेंट से काम चलाना चाहते हैं। हमें क्या अनाउंसमेंट हो गया, हमने ये कर दिया, और फिर हम जब जारी करेंगे हमारे रिपोर्ट कार्ड तो उसमें कहेंगे इतनी महिला डेस्क बनाई हमने, इतने ये बना दिया। और सबसे रोचक बात तो ये देखिए अपराध के आंकड़ों भी हम उपलब्धि में काउंट करते हैं कितने लोगों का चालान, हमारे टाइम पे -3%। ये कहां से आंकड़े आते हैं? जैसे कोरोना का खेल चल रहा है आंकड़ों में, वैसे ही हमारे ये आंकड़े भी चलते हैं अपराध के। देखिए योगेंद्र जी, ये बात सही है कि जिस प्रकार की व्यवस्थाएं आपके बनी हुई है तो उसमें व्यवस्थाओं के अंदर का, जैसे आपने कहा कि अगर पोस्टिंग डिजायर के आधार पर होगी, मेरिट को बिल्कुल अब निष्पक्षता कहीं हो ही नहीं सकती। जैन साहब ने सही कहा कि यदि एमएलए अपनी डिजायर के आधार पर अपने थानेदार नियुक्त करेगा, अपना एसपी नियुक्त कराएगा, तो फिर कैसे कह सकते हो कि वहां व्यवस्थाएं ठीक हो पाएगी? क्योंकि राजनीतिकरण हो जाएगा। जहां राजनीतिकरण होता है वहां निश्चित व्यवस्थाएं जातिगत आधार पर चलती है। तो दुर्भाग्य इस देश का, आज हम 75 साल होने जा रहे हैं हमारे देश के आजाद होने के बाद भी, आज हम इस व्यवस्था को सुधारने के नहीं पाए और केवल ये कह रहे हैं कि व्यवस्था सुधर जाएगी। समय कम है, मैं माफी चाहूंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण इश्यू है और हमारे अतिथि सब आप लोग रेस्पेक्टेबल हैं, और निश्चित रूप से हमारा पैनल हमें नाज भी है कि आप लोगों ने समय भी दिया है और आप जुड़े हैं, जिनकी हमें उम्मीद थी कि ये लोग जुड़े हैं तो हमारे लिए शायद एक सार्थक बहस हो पाएगी। हम एक दिशा में भी जाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकारों का काम है, हम वो व्यूज निकाल करके लेके आते हैं पब्लिक के बीच से। और माफ करिएगा किसी को बुरा लगा हो, स्टेचू सर्किल पे शाम 5 बजे मैं किसी का वेट कर रहा था, 2 मित्रों से मैंने वहां बात की। ये अल्फाज जो मेरे जहन से निकले हैं उन्हीं के अल्फाज हैं, जो उन्होंने कहा कि सरकारों से आप आवाज उठा करके कहिए कि कम से कम पोस्टिंग में तो मेरिट्स को आधार बनाइए, जातिवाद का कवच मत लहराइए, कम से कम इन पोस्टिंग्स को तो रहने दीजिए। आप टिकट बांटते हैं, राजनीति करते हैं जातिवाद की, कम से कम पोस्टिंग में तो जो मेरिट रखता है उसी को दीजिए। और दूसरी बात कही थी कि दरिंदे तो कब सुधरेंगे, लेकिन उस सिस्टम को तो आप सुधारिए। जो महिला थाने में कायदा यही है कि वो पीड़िता की सुनती होंगी, लेकिन वो तो डबल रेप उसके साथ वहां पे होता है जब इन्वेस्टिगेशन होता है। कम से कम इस तंत्र को तो सुधारिए, जो हम कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत।
जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।